नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ख्याति प्राप्त कथाकार नीरजा हेमेंद्र की कहानी पीले पत्ते। तो आइए सुनते हैं कहानी। राजेश्वर की नींद तो न जाने कब की खुल चुकी थी, कदाचित प्रातः 4 से पूर्व, किंतु वह बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत देर तक यूं ही करवटें बदलते रहे। 4 बजे उठकर बाथरूम भी हुआ है, पानी भी पी लिया। खिड़की का पर्दा सरकाकर देखा तो बाहर अंधेरा था। आकर पुनः बिस्तर पर लेट गए, किंतु नींद नहीं आ रही थी। उन्हें बिस्तर पर कमरे के अंधकार में भी खुली आंखों से जैसे सब कुछ दिख रहा था। कमरे में चलते पंखे, दीवारों पर टंगे कैलेंडर, दवाइयों की मेज, कोने में रखी अलमारी, सब कुछ। नींद न आने के कारण बार बार करवट बदलने से उनकी बाईं तरफ लेटी उनकी पत्नी संध्या जग गई। संध्या देवी ने अंधेरे में ही टटोलकर उनके हाथों को स्पर्श करते हुए पूछा, जग गए क्या? हाँ, किंतु बाहर अंधेरा है, राजेश्वर ने कहा। वह अपनी पत्नी को बता देना चाह रहे थे कि वे उठकर बाहर की आहट ले चुके हैं। वे यह भी जानते थे कि उनकी पत्नी की नींद भी संभवतः उनके साथ ही खुल गई है। वे भी बिस्तर पर यूं ही लेटी हैं और कर भी क्या सकती हैं। नींद बस यूं ही आती है, उखड़ी उखड़ी सी। राजेश्वर व उनकी पत्नी संध्या देवी की सुबह ऐसी ही होती है। दोनों एक दूसरे को स्वयं के गहरी नींद में होने का भ्रम देने के पश्चात 6 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें इतनी सुबह जाग जाने व बिस्तर छोड़कर व्यस्तता का आवरण ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किंतु संध्या देवी रसोई के कार्यों में व्यस्त हो जाती हैं। राजेश्वर गेट से बाहर झांककर आसपास का जायजा लेने के पश्चात गेट पर पड़ा अखबार उठाकर एक तरफ रखकर गमले में पानी डालने लगते हैं। संध्या देवी रसोई में चाय इत्यादि बनाने में व्यस्त हो जाती हैं। यही इन दोनों की दिनचर्या है। ये दोनों आजकल इस घर में अकेले ही रहते हैं। राजेश्वर 2 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नौकरी में रहते हुए ही उन्होंने यह घर बनवाया था। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। घर बनवाते समय इस बात का ध्यान रखा कि दोनों बच्चों के रहने के लिए घर में पर्याप्त सुविधा रहे। पढ़ने का कक्ष, शयन कक्ष, बैठक इत्यादि हर सुविधा से युक्त अपेक्षाकृत बड़ा घर बनवाया। बड़ी बेटी अक्षिता का विवाह हो चुका है। वह अपनी घर गृहस्थी में रम गई है। अक्षिता के 2 बच्चे हैं। बच्चे छोटे हैं, इस कारण वह यहाँ कम आ पाती है। राजेश्वर को स्मरण है वे दिन जब अक्षिता की शिक्षा पूरी हुई ही थी और वे उसके लिए योग्य वर की तलाश करने लग गए थे। उन दिनों राजेश्वर व उनकी पत्नी की यही इच्छा होती थी कि शीघ्र ही कोई योग्य लड़का मिले और वे अक्षिता का विवाह कर दें। उन दिनों प्रतिदिन वे अक्षिता के विवाह की चर्चा व चिंता करते। और एक दिन वह समय भी आया जब अक्षिता का विवाह हो गया। प्रारंभ में वह उन लोगों से मिलने खूब आया जाया करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के साथ ही साथ वह अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त होती गई व उसका आना जाना कम होता गया। राजेश्वर व उनकी पत्नी संध्या को पुत्री के विवाह के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाने की प्रसन्नता तो थी, किंतु पुत्री से विछोह की पीड़ा की अनुभूति प्रसन्नता से कहीं अधिक लगी। व्यस्तताओं के बीच पीड़ा की अनुभूतियां मध्यम तो पड़ जाती, किंतु दिन भर में अनेकों बार उसकी स्मृतियां उन्हें व्याकुल करती। राजेश्वर व उनकी पत्नी उसकी यादों को एक दूसरे से बांटा करते। उनका पुत्र अक्षय 2 वर्ष छोटा था अक्षिता से। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह बाहर गया तो जैसे बाहर का ही होकर रह गया। स्थायी रूप से रहने वापस घर नहीं आया। उसे नौकरी भी मिली तो दूसरे शहर में। घर वह कभी कभी ही आ पाता है, किसी बड़े पर्व या अधिक दिनों के अवकाश में, जो कि कम ही मिल पाते हैं। अक्षय का विवाह अभी नहीं हुआ है। खाली क्षणों में उसके विवाह की चर्चा संध्या देवी व राजेश्वर के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है।
खाली क्षणों की उनके जीवन में कोई कमी नहीं है। अतः बेटे के विवाह की चर्चा भी खूब होती है। खुली आंखों से उसके विवाह के सपने वे देखा करते हैं। आज लॉन के गमलों में पानी डालने के पश्चात घर के अंदर आते ही राजेश्वर ने सामने रसोई में संध्या को चाय बनाते देखा तो पूछने लगे, आज खाने में क्या बनाओगी? संध्या जानती है कि इस प्रकार के निरर्थक से प्रश्न पूछना राजेश्वर के स्वभाव में समाहित हो गया है। वह ये भी जानती है कि अभी ये खाना नहीं खाने वाले हैं। अभी ये चाय पिएंगे, नहाना धोना करेंगे, देर तक अखबार पढ़ेंगे, इन सब में पर्याप्त समय लगाएंगे। तब तक संध्या अपनी काम वाली के साथ खाना बनाकर अन्य सारे कार्य भी समाप्त कर लेगी, किंतु राजेश्वर फिर भी खाने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वह जानती है कि प्रातः 7 बजे ही खाने इत्यादि की चर्चा करना खाली समय में व्यस्तता भरने की उनकी नाकाम कोशिश है। प्रयत्न चाहे वो जो भी कर लें, उनके पास समय की कोई कमी नहीं है। व्यस्तता भरने के लिए इस प्रयत्न में उनके प्रश्न बेमौसमी फल सब्जियों की भांति उनके पास आते रहते हैं, जो गुणवत्ता विहीन होते हैं। संध्या देवी उनके इन प्रश्नों की अभ्यस्त हो गई हैं। राजेश्वर व संध्या के साथ विगत 2 वर्षों से उनके बच्चे साथ नहीं हैं। दोनों ही इस बड़े से घर की दरों दीवारों व घर की चीजों के साथ रह रहे हैं। दिन तो कुछ सार्थक व कुछ निरर्थक बातों में व्यतीत हो जाता है। शनैः शनैः संध्या होती है। करवटें बदलते बदलते रात भी व्यतीत हो जाती है। आजकल मौसम भी कैसा रूखा सूखा हो रहा है। सर्दियां समाप्त होने वाली हैं। मार्च का महीना प्रारंभ हो चुका है। दिन का मौसम सामान्य रहता है, किंतु रात्रि में अब भी ठंड विद्यमान है। राजेश्वर रात्रि में कई बार उठ उठकर संध्या का हाल लेते हैं कि कहीं उन्हें ठंड तो नहीं लग रही है। संध्या के मना करने के बावजूद भी वो उन्हें कंबल से ढकते रहते हैं, यह सोचकर कि कहीं उन्हें इस परिवर्तित होते हुए ऋतु में ठंड न लग जाए। वैसे भी उम्र के इस पड़ाव पर जबकि शरीर थक गया रहता है, बीमारियां शरीर में आसानी से स्थान बना लेती हैं। संध्या देवी की अल्प अस्वस्थता भी उन्हें व्याकुल कर देती है। उस पर से डॉक्टर के यहाँ की भाग दौड़ उन्हें अनावश्यक रूप से थकाने वाली लगती है। अतः राजेश्वर की यही इच्छा होती है कि संध्या देवी कभी भी अस्वस्थ ही न हो, किंतु यह कहाँ संभव हो पाता है। पूरी सर्दियां भर संध्या घुटने के दर्द व श्वास फूलने की समस्या से पीड़ित रहीं। दवाइयां तो जैसे साथ ही नहीं छोड़ती, सगे संबंधियों से अधिक अपनापन दिखाती हैं। घर के कार्यों की व्यस्तता के कारण या आलस्यवश यदि कभी उन्हें दवाइयां लेने का स्मरण नहीं रहता, तो राजेश्वर उन्हें स्मरण दिलाकर दवाइयां देना नहीं भूलते। सर्दियां समाप्त होने वाली हैं। शनैः शनैः ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत विधान है। कठोर शीत ऋतु के पश्चात वसंत का आगमन होने वाला है। नौ पुष्प, नौ पल्लव, संपूर्ण सृष्टि नए परिधान धारण करके वसंत ऋतु का स्वागत करने हेतु उत्साहित हो रही है। राजेश्वर को शीत ऋतु भाती नहीं है। कारण यह कि शीत ऋतु में व्याधियों में वृद्धि हो जाती है तथा उनकी व संध्या देवी की प्रातः की सैर भी बंद हो जाती है, क्योंकि प्रातः कोहरे में बाहर निकलने से संध्या देवी की सांसों की समस्या बढ़ जाती है। बहुत अधिक आवश्यकता न हो तो डॉक्टर भी सुबह बाहर निकलने को मना करते हैं। यही कारण है कि राजेश्वर वसंत ऋतु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब वह और संध्या कुछ देर के लिए इस बंद घर से बाहर निकलेंगे खुली हवा में। वैसे उन्होंने सुन रखा है कि युवा बच्चों को जाड़े की ऋतु अच्छी लगती है। क्यों, यह उन्हें ज्ञात नहीं। आज प्रातः ठंडक कुछ कम थी, अतः राजेश्वर संध्या के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। घर के समीप स्थित पार्क में कुछ देर टहलने के उपरांत वो और संध्या कुछ देर के लिए एक बेंच पर बैठ गए। संध्या थक गई थी। थक तो राजेश्वर भी गए थे। पार्क में थोड़ी चहल पहल थी। ठंडक कम होने के कारण प्रातः भ्रमण करने वाले घर से बाहर निकलने लगे थे। यूं तो वसंत ऋतु के आगमन के चिन्ह
प्रकृति में व्याप्त होने लगे थे, किंतु पार्क की फिजाओं में वसंत ऋतु की सुगंध सर्वत्र फैल रही थी। पार्क की जमीन पर कालीन सी बिछी नर्म मुलायम हरी दूब निकल आई थी। ढाक, पलाश, बुरोंश, गुलमोहर, लाल पीले कनेर, अमलतास के कतारबद्ध वृक्ष 9 पल्लवों 9 पुष्पों से सुशोभित हो इतरा लहरा रहे थे। अनेक प्रकार के पक्षियों के कलरव हवाओं में ऐसे गूंज रहे थे जैसे वे वसंत गीत गा रहे हों। राजेश्वर ने देखा कि पार्क के एक कोने में कुछ बच्चे खेलने में मग्न थे। यह मौसम का प्रभाव था या सुकून भरे फुर्सत के कुछ पलों का। बड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात राजेश्वर अकस्मात बोल पड़े, संध्या, तुमने इस बात पर गौर किया है कि पार्क में टहलने वालों में हम जैसे वृद्ध लोगों की संख्या अधिक है? कहते हुए वे संध्या की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़े। संध्या समझ गई कि राजेश्वर आज कुछ हास परिहास के मूड में है, अतः वह भी उनके मूड में सम्मिलित होते हुए बोल पड़ी, माना कि वृद्ध अधिक हैं, तो क्या, कुछ युवा भी तो हैं। वो देखो, उस तरफ छोटे छोटे बच्चे कैसे गेंद खेल रहे हैं। राजेश्वर भी आज पूरी तरह हास्य के मूड में थे। उन्होंने संध्या की ओर देखते हुए कहा कि युवा तो शरीर को आकर्षक बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, किंतु वृद्ध तो अस्वस्थतावश विवश होकर भ्रमण पर निकले हैं। कुछ क्षण रुककर संध्या की तरफ देखकर वह पुनः बोल पड़े, जैसे हम। संध्या की भी आज चुप होने की इच्छा नहीं थी। वह बोल पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं है। उस तरफ बच्चे भी तो हैं जो प्रातःकालीन सैर का आनंद ले रहे हैं। बच्चे तो स्वास्थ्य, व्याधि, शारीरिक आकर्षण जैसी गूढ़ बातों से परे हैं। कहकर संध्या ने राजेश्वर से असहमति प्रकट की। आज संध्या की इच्छा भी हास परिहास करने की हो रही थी, अतः वे राजेश्वर की कुछ बातों का विरोध कर रही थी। अन्यथा वो राजेश्वर की प्रत्येक बात का समर्थन ही करती हैं। असहमति का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। राजेश्वर ने बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देखो, वृक्षों पर पक्षी कैसे कलरव कर रहे हैं। शीत ऋतु हमने घर में रहकर व्यतीत कर दी। उन दिनों न तो हमें सुंदर पक्षी दिखाई दिए, न तो उनकी चहचहाहट सुनाई दी। इस खुले वातावरण में सब कुछ है। संध्या असहमति के स्वर छोड़कर उनके समर्थन में बोल पड़ी, हाँ, वो देखो, वृक्षों पर नई कोपलें, नए पत्ते निकलने लगे हैं। हरी धूप में से निकलती नन्ही मुलायम छोटी धूप, कितना मखमली स्पर्श है इनका। सब कुछ नवीन सा है। वृक्षों पर नई कलियां, नए बौर भी तो आने वाले हैं। कहकर संध्या चुप हो गई। हाँ, वसंत ऋतु आने वाली है। राजेश्वर ने बातों का तारतम्य आगे बढ़ाते हुए कहा, किंतु उससे पहले पतझड़ की ऋतु आएगी। संध्या ने कहा, पुराने पत्ते गिर जाएंगे और उनके स्थान पर नए पत्तों से वृक्ष पुनः लहलहा उठेंगे। राजेश्वर ने संध्या की बात का समर्थन करते हुए कहा। राजेश्वर ने संध्या की तरफ देखा। धीरे धीरे संध्या के चेहरे पर फैल रहे विषाद के भाव उनकी दृष्टि से छिपे न रह सके। वे चुप हो गए। उन्हें यह अनुभूति होने लगी कि बातें प्रकृति से होती हुई गहन जीवन दर्शन की तरफ मुड़ रही हैं। वह जानते हैं कि संध्या एक धीर गंभीर स्त्री हैं। उम्र के इतने पड़ाव पार करने के उपरांत वे जीवन के प्रति एक यथार्थपरक सोच रखती हैं। इन बातों से उन्हें मानव जीवन व प्रकृति में सीधा संबंध परिलक्षित हो रहा था। इसीलिए उन्होंने हास्य की बातों से सहसा गंभीरता की तरफ मुड़ रही बातों पर विराम लगाते हुए कहा, चलो, अब चाय पीने की इच्छा हो रही है, घर चलें। राजेश्वर संध्या के साथ घर की तरफ चल पड़े। वे जानते हैं कि घर जाकर वे पुनः विगत दिनों की, बच्चों की, उन्हें देखने के ललक की, उनकी प्रतीक्षा, उनके आने, उनके जाने इत्यादि की चर्चा करके अपने दिन व्यतीत करेंगे। वे यह भी जानते हैं कि पुराने पत्ते गिरते हैं तो नए पत्ते उनका स्थान लेते हैं, किंतु आज प्रकृति के सानिध्य में बैठकर मानो विस्मृत हो चुका यह पाठ उन्होंने पुनः पढ़ डाला हो। वे दोनों घर की तरफ चल पड़े हैं। शनैः 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 नौ संचरण, नौ स्फूर्ति के साथ।
तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।